बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में ओवर स्टे फ़ाइन के बारे में। आज एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि जब हम विज़िट वीज़ा लेकर दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी भी रियासत में जाते हैं, हमारे पास एक मखसूस पीरियड के लिए वीज़ा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो विज़िट वीज़ा होगा, मुमकिन है कि वो 1 महीने का विज़िट वीज़ा हो और ये भी मुमकिन है कि हमारे पास 2 महीने का विज़िट वीज़ा हो। जब आप 30 दिन के वीज़े पे जाते हैं यानी 1 मंथ के वीज़े पे जाते हैं तो कोशिश ये किया करें कि आप 1 महीने में अपना काम मुकम्मल कर लें। अगर आप जॉब की तलाश में गए हैं तो कोशिश करें कि 1 महीने में आपको जॉब मिल जाए और आप अपना विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लें, जिसको चेंज स्टेटस कहा जाता है। अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो कंपनी आपका इनसाइड स्टेटस चेंज करवा सकती है। उसके लिए कुछ रकम अदा करनी होती है जो तकरीबन 500 दरहम से लेकर 700 दरहम फ़ीस कहलाती है, जिसको चेंज स्टेटस फ़ीस कहते हैं। वीज़ा फ़ीस, इमिग्रेशन और लेबर कार्ड की फ़ीस इसके अलावा होती है और मेडिकल भी आपका इसमें शामिल नहीं होता। बहरहाल, अगर आप 30 दिन के वीज़े पे जाते हैं तो आपको 10 दिन का इजाफ़ी ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि आप अपने वतन वापस जा सकें। बाज़ औक़ात किसी परेशानी की वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती है या किसी ज़रूरी काम की वजह से हमें 2-4 दिन ज़्यादा क़याम करना पड़ता है, तो ऐसे में हमें 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये आपके 1 महीने के वीज़े पर भी होता है और 2 महीने के वीज़े पर भी होता है। तो अगर आपके पास 2 महीने का वीज़ा है यानी 60 दिन का वीज़ा है तो आप 10 दिन ज़ायद क़याम कर सकते हैं, जिसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। पुरानी पॉलिसी ये थी कि अगर आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो जाए तो जो नेक्स्ट डे होगा वो ओवर स्टे डे काउंट होगा और पहले दिन का जुर्माना 200 दरहम और यौमिया 100 दरहम का जुर्माना होता था। अब लोग वहाँ पे क़याम कर रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और जुर्माने जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, यहाँ तक के 70-70 हज़ार दरहम लोगों पर फ़ाइन है। इसी तरह से अब पॉलिसी में ये तब्दीली की गई है कि अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो आपका जो जुर्माना है वो 100 दरहम यौमिया के हिसाब से नहीं होगा बल्कि 50 दरहम यौमिया के हिसाब से होगा। तो एक तो जो ओवर स्टे फ़ाइन है विज़िट वीज़े वालों के लिए ये एक बड़ी अच्छी ख़बर है कि उसको हाफ़ कर दिया गया है और कोशिश करें कि ग्रेस पीरियड को यूटिलाइज़ ना करें और अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो अपना फ़ाइन पे करके अपने मामलात को क्लियर कर लें। बसूरत दीगर अगर वो आपको पकड़ते हैं और आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं और आपको लाइफ़ टाइम बैन भी कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को ओवर स्टे हुए 1 महीना गुजर चुका है तो वो आपको पकड़ कर जेल में डालेंगे, डिपोर्ट करेंगे और लाइफ़ टाइम बैन करेंगे और आप फ़ाइन भी अदा करेंगे। दूसरी जानिब जो शख्स रेजिडेंस वीज़े वाले हैं, अगर उनकी कंपनी ने उनको कैंसिल कर दिया है तो पहले आपके पास 2 महीने का टाइम होता था। 2 महीने में आप ट्रांसफ़र कर लें, किसी कंपनी में तनाज़ुल ले लें और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप ओवर स्टे काउंट होंगे और पहले दिन का जुर्माना जो है वो आपका 25 दरहम था, जिसको बढ़ाकर 50 दरहम कर दिया गया। देखें, विज़िट वीज़ा वालों के लिए रियायत की गई है, 100 दरहम के बजाय 50 दरहम पर डे है और रेजिडेंस वीज़े वालों के लिए अगर कंपनी ने उन्हें कैंसिल कर दिया है तो अब उनके पास जो पीरियड है वो 2 महीने का नहीं है बल्कि 6 महीने का है। 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपने मामलात को सही करना है। कोई जॉब ढूंढें, कंपनी ढूंढें, ट्रांसफ़र करवाएं, वीज़ा चेंज करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 6 महीने के बाद आप जो है वो ओवर स्टे पेनल्टी में आ जाएंगे। तो उनकी जो पेनल्टी है वो 25 दरहम यौमिया के हिसाब से नहीं है बल्कि ये डबल हो चुकी है, 50 दरहम के हिसाब से है। और अगर 1 महीना आप फर्दर पेनल्टी की सूरत में वहाँ पे मौजूद रहते हैं तो वो आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे और फ़ाइन भी आपसे वसूल करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों के लिए ये कानून पास किया गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं। दुबई इमिग्रेशन का बिल्कुल एक अलग सिस्टम है जो कि जनरल डायरेक्टरेट रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के अंडर में आती है। वहाँ के जो मामलात हैं वो पुराने कानून के मुताबिक हैं।
चाहे आपके पास विज़िट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो। लेकिन जो शारजा, अबू धाबी, आलन, रास अल खैमा, फजीरा, उम्मुल क़ुरैन, ये जो रियासतें हैं ये फेडरल अथॉरिटी एंड आइडेंटिटी सिटीज़नशिप के अंडर में आती हैं, जिनकी इमिग्रेशन दुबई की इमिग्रेशन से मुख्तलिफ है। तो ये जो पॉलिसी का ऐलान हुआ है ये उन तमाम रियासतों के लिए हुआ है। मज़ीद इसको आप स्टडी करना चाहते हैं, जो आज आर्टिकल जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये न्यूज़ गल्फ़ न्यूज़ पर पब्लिश हुई है। गूगल में जाके आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि फ़ाइन आप पर ना लगे, क्योंकि जब आप पे फ़ाइन लग जाता है और आप पाकिस्तान आ जाते हैं या अपने वतन चले जाते हैं और फिर कभी बाद में आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो फिर इमिग्रेशन आपको बड़ी मुश्किल से वीज़ा देती है, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए वो एहतियात करते हैं कि आपको वीज़ा ना दिया जाए। बहरहाल ये कुछ नई पॉलिसी थी। इसके अलावा भी अगर आप गल्फ़ न्यूज़ पे जाके आज का आर्टिकल ओपन करेंगे तो बहुत सी आपको वीज़ों के अंदर तब्दीली नज़र आएगी, जिसमें अगर कोई फैमिली वहाँ रहती है तो अपने बच्चों को वो पहले 18 साल तक स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 25 साल तक की एज कर दी गई है, बशर्ते कि बच्चे वहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद वो विदाउट स्पॉन्सर एजुकेशनल वीज़ा लेने के अहल होंगे। इसके अलावा गोल्डन वीज़ा, एजुकेशनल वीज़ा, स्टडी वीज़ा, जीसीसी रेजिडेंस वीज़ा, बहुत से वीज़ों में जो कंडीशंस लागू की गई हैं उसका आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मेन जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान से अगर विज़िट की बात करें तो दुबई इमिग्रेशन में कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि दुबई इमिग्रेशन में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है और पाकिस्तानियों के पास मोस्टली बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। तो उसके लिए ऑप्शन है कि शारजा इमिग्रेशन में अप्लाई करें, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, 1 मंथ का भी और 2 मंथ्स का भी। लेकिन याद रखें, अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो आपके जो चार्जेस हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि शायद एजेंट जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। एजेंट ने वीज़ा नहीं देना होता आपको, एजेंट ने जस्ट अपनी आईडी से वीज़े को प्रोसेस करना है, वीज़ा आपको इमिग्रेशन ने देना है। अगर आपकी रिजेक्शन आएगी तो जो फ़ीस आपने पे की है वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एब्सकॉन्डिंग की। अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा लेके जाते हैं और वापस नहीं आते, छुप जाते हैं, तो डेफिनेटली एजेंसी को फ़ाइन होता है, आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए एजेंट आप पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल करते हैं, जिसका ख़र्चा तकरीबन 6000 दरहम है। लिहाजा जो एजेंट हैं जो आपको नहीं जानते वो आपसे शख्सी ज़मानत के साथ साथ 6000 दरहम की कैश सिक्योरिटी डिपॉज़िट गारंटी भी डिमांड करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे केस में जब मैं अपने क्लाइंट को डील करता हूँ तो मैं उनसे 6000 दरहम की गारंटी लेता हूँ कैश, जो कि हमारे कंपनी अकाउंट में जमा होते हैं बतौर अमानत। अगर कोई शख्स वहाँ जाके ओवरस्टे हो जाए, छुप जाए, वापस ना आए तो ये गारंटी ज़ब्त कर ली जाती है और उसी के पैसों को उसी के ख़िलाफ़ एब्सकॉन्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है हरूब या मफरूर, कि ये शख्स हमारे वीज़े पे गया और वहाँ जाके मफरूर हो गया। ऐसे केस में आपकी फ़ाइल जो है वो रेड जोन में चली जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ना तो आपका स्टेटस चेंज होगा, ना ही आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट होगा, ना ही आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होगा और ना ही आप यूएई एग्ज़िट करके अपने वतन जा सकेंगे। जब तक एजेंट आपका एब्सकॉन्डिंग रिमूव नहीं करेगा तब तक आपका ये मामला बना रहेगा। तो लिहाजा एहतियात करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। जब भी आप किसी एजेंट से वीज़ा लेके जाते हैं तो टाइम पर आने की कोशिश करें या फिर इनसाइड स्टेटस चेंज करवा लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।